अब देखो बेटा, नियतन समस्या असाइनमेंट प्रॉब्लम, थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसमें। तो कुछ लिखा था ना लास्ट में पढ़ने। 2-3 लाइनें और लिख लो, नोट लगा के लिख लो पॉइंट, और फिर सवाल देखते हैं, फिर सवाल ही सवाल बचेंगे। लिखिएगा, यदि एक नियतन समस्या यदि एक नियतन समस्या यदि एक नियतन समस्या की लागत मैट्रिक्स CIJ, एक नियतन समस्या की लागत मैट्रिक्स CIJ, जो बीच में जो वैल्यू लिखते हैं उसे क्या कह देते हैं? लागत मैट्रिक्स। एक नियतन समस्या की लागत मैट्रिक्स CIJ की किसी पंक्ति या स्तंभ लागत मैट्रिक्स CIJ कि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अचर जोड़ा या घटाया जाए। प्रत्येक अवयव में एक अचर जोड़ा या घटाया जाए। प्रत्येक अवयव में एक अचर जोड़ा या घटाया जाए तो इस नई मैट्रिक्स की कुल लागत को न्यूनतम करने वाला नियतन कोमा मूल लागत मैट्रिक्स की कुल लागत को भी मूल लागत मैट्रिक्स की रिपीट तो क्या करूं, तो 2 आ रहे हैं 2 जा रहे हैं, फिर बीच में इधर देख लेते हैं उधर देख लेते हैं, ये है ना। पहले एक बार पूरा बोल रहा हूं। मूल लागत मैट्रिक्स की, जिन्होंने लिख लिया, मूल लागत मैट्रिक्स की कुल लागत को भी न्यूनतम करता है। लिखने के लिए बड़ा ऐसा नहीं हाथ चलाने से लिखा जाता है, दिमाग भी सेंटर होना चाहिए, सुनना भी प्रॉपर पड़ता है उसके लिए, तब लिखा जाता है ना। ऐसे नहीं है कि जब चाहे तभी लिख लें अपन। यदि एक नियतन समस्या की लागत मैट्रिक्स, रिपीट कर रहा हूं, यदि एक नियतन समस्या की लागत मैट्रिक्स CIJ कि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में एक अचर जोड़ा या घटाया जाए तो इस नई मैट्रिक्स की कुल लागत को न्यूनतम करने वाला नियतन कोमा मूल लागत मैट्रिक्स की कुल लागत को भी न्यूनतम करता है। मीनिंग तब समझ में आएगा जब अपन सवाल सोल्व करेंगे, तो फिर कॉलम या रो में से घटाएंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगी बात। सेकंड पॉइंट लिखो, प्रत्येक CIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रत्येक CIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा एक ऐसा हल XIJ इक्वल टू कैपिटल XIJ का अस्तित्व है कि
का अस्तित्व है कि z इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n समेशन j इक्वल टू 1 to n Cij xij इक्वल टू 0, तब यह हल इष्टतम होगा। तब यह हल इष्टतम होगा। तब यह हल इष्टतम होगा। अर्थात तब यह हल इष्टतम होगा अर्थात यह z को न्यूनतम करता है। अर्थात यह z को न्यूनतम करता है। अर्थात यह z को न्यूनतम करता है। देखो क्या मतलब है भी, नियतन समस्या में जो z होता है वो क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। लागत क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो चाहे तो हम देखो Cij का मतलब कोई न कोई कॉस्ट होगी उसकी जो मैट्रिक्स बीच में बनेगी, और तब एक ऐसा हल Xij की कोई वैल्यू आएगी, क्या मान ली, कैपिटल Xij, कोई तो वैल्यू आएगी। तो ये हल आ गया, Xij की वैल्यू क्या आ गई, कोई कैपिटल। और अगर इस हल के लिए इस z की वैल्यू क्या हो जाए, 0। अब बताओ 0 से न्यूनतम हो सकता है कोई, 0 से न्यूनतम कुछ हो, माइनस में अगला आए और आपको पैसे भी दे जाए, काम भी कर जाए, सामने से पैसे भी आपको दे जाए, ऐसा संभव है क्या, नहीं है। तो भी 0 लागत हो सबसे मिनिमम, तब हम इसे क्या कह देंगे, हल क्या होगा, इष्टतम। अब इष्टतम में दोनों बातें होती है, मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन बात किसकी है यहाँ, लागत की। तो लागत क्या होगी आपके पास, मिनिमम। अब देखो नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लो, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। लिखो नियतन समस्याओं को हंगेरियन नियतन विधि से नियतन समस्याओं को हंगेरियन नियतन विधि से हल किया जाता है। नियतन समस्याओं को हंगेरियन नियतन विधि से हल किया जाता है। ये पूछा गया सवाल है एग्जाम में कि नियतन समस्याएं कौन से मेथड से सॉल्व होंगी, तो कौन से सॉल्व होती है, हंगेरियन नियतन विधि से। तो हंगेरियन नियतन विधि से नियतन समस्याएं सॉल्व होंगी। तो हंगरी का गणितज्ञ था डी कोनिंग, तो इसलिए नाम क्या है उसका, हंगेरियन विधि नाम आ गया इसका। अगले का नाम तो क्या था, डी कोनिंग नाम था, और कहाँ का था, हंगरी का। तो इसलिए कौन सी विधि कहते हैं इसे, हंगेरियन नियतन विधि। हंगेरियन नियतन विधि भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है, एक इंग्लिश में भी यही कहते हैं हंगेरियन, या एक और होता है, एक तो है ही आपके पास, हंगेरियन असाइनमेंट मेथड, ठीक है। और एक इसका नाम और होता है इंग्लिश में, इसे कहते हैं फ्लड असाइनमेंट मेथड। फ्लड असाइनमेंट मेथड ये भी कह देते हैं। बाकी शब्द यही है, सबसे इम्पोर्टेंट कि किससे सॉल्व करते हैं, हंगेरियन नियतन विधि, या इसे कहते हैं फ्लड असाइनमेंट मेथड, या फ्लड टेक्निक भी कह देते हैं इसे, फ्लड टेक्निक। अब आते हैं सवाल पे कि सवाल सॉल्व कैसे होगा। देखो ये तो आपको दिए हुए हैं कार्य या टास्क, इधर नीचे की ओर तो ठीक है, और ऊपर है कार्य करने वाले व्यक्ति या कार्यकर्ता कह सकते हैं इसे। ये हो गए कार्यकर्ता जो काम को करते हैं। ये काम के नाम है, ए काम है, बी काम है, सी काम है, और क्या है, डी, ठीक है। ये 4 काम करने वाले कार्यकर्ता आदमी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये है आपके पास चौथा।
अब इन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बातें बता रखी हैं। ये पहला व्यक्ति ए काम के लिए कोई 8 घंटे बता के गया है, ये 13 घंटे बताया गया है बी काम के लिए। सी काम के लिए 38 घंटे बताए इसने, और डी काम के लिए इसने बताए 19 घंटे। फिर पहला व्यक्ति बताता है पहले काम के 26 घंटे, दूसरा व्यक्ति बताता है 28 घंटे में करूँगा, तीसरा काम 19 घंटे में कर देगा, और ये है 26 घंटे। ठीक है, ये कहता है 17 घंटे में करूँगा, मैं इसको 4 घंटे में ही कर दूँगा, ये 18 घंटे, और ये कितना 24 घंटे। इसके बाद है 11, 26, 15, 10, ये है 11, 26, 15 और 10, ये है 26 लिखूँ क्या? लो, लिख लो बेटा, सवाल खत्म हो गया। अब ये देखना है कि भाई पहला काम कौन सा आदमी करेगा, या पहले व्यक्ति को कौन सा काम मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को कौन सा काम मिलेगा, तीसरे को कौन सा काम मिलेगा, चौथे को कौन सा काम मिलेगा। कर लिया नोट सबने? अब देखो सॉल्व करने की स्टेप क्या होती है। पहली स्टेप होती है कि सर क्या बनाएंगे, बोर्ड पे देखना भी बात नहीं, फिर नहीं समझ में आएगा, कोई गारंटी नहीं अपनी। पहली स्टेप कहती है कि पंक्ति समानयन करना। आपको क्या करना है? पंक्ति समानयन, रो रिडक्शन जिसे कहते हैं, पंक्ति समानयन, या क्या कहते हैं, रो रिडक्शन। रो रिडक्शन पहली स्टेप होती है। इसके अंदर ये होता है कि प्रत्येक पंक्ति में से सबसे न्यूनतम अवयव चुनना है आपको, और उस अवयव को चुन के पूरी पंक्ति के जितने अवयव उन सब में से घटाना है। तो देखो पंक्ति समानयन मैट्रिक्स में हम बात करते हैं, तो क्या होगा आपके पास, लिख देता हूँ नाम, बाकी कोई वही नाम है, ए बी सी डी, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, पहली पंक्ति में सबसे छोटा कौन है भाई? 8 है, तो 8 को पकड़ लो, बाकी सब में से क्या करा लो? माइनस, तो कितना आएगा? 0। कितना कितना कितना? दूसरी में सबसे छोटा कौन है? 4, तो कितना लिखूं? कितना लिखूं? कितना लिखूं? और कितना लिखूं? तीसरी में कौन है? 15, तो कितने बच गए? 23, यहाँ 4 बच गए आपके पास, यहाँ 3, यहाँ 0। इसके बाद तो सबसे छोटा 10, तो 9, 16, 14 और 0। नोट कर लो इसे। पहली स्टेप है पंक्ति समानयन करते हैं, प्रत्येक पंक्ति में से न्यूनतम अवयव चुना जाता है और उस पंक्ति के सभी अवयवों में से उसको घटाते हैं। तो ये हो गया पंक्ति समानयन, रो रिडक्शन। लिखना चाहो तो पास में अपनी भाषा में लिख लेना कि क्या किया था इसमें अपन ने, ताकि लंबे समय तक याद रहेगा, नहीं फिर डब्बा गोल हो जाएगा थोड़े दिन बाद। अभी डब्बा दिख रहा है, ये फिर गोल दिखेगा, ये है ना।
पंक्ति समान्यन के बाद अब क्या करेंगे, स्तंभ समान्यन, कॉलम रिडक्शन। पहले को भूल जाओ क्या था, दूसरी आ गई। अब इस दूसरी का क्या कर लो, स्तंभ समान्यन करो। करो देखे, स्टेप सेकंड लगा लो, स्तंभ समान्यन। इस स्तंभ में सबसे मिनिमम कौन है, 0, 0 घटा दो सब में से। इसमें सबसे मिनिमम कौन है, 4, 4 घटा दो। इसमें मिनिमम 0, इसमें 0 घटा के लिख दो। लिखो देखे, दूसरी टेबल बनाओ। ये तो है पंक्ति समान्यन, और उसके बाद क्या है, स्तंभ समान्यन। प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम अवयव को पंक्ति के सभी अवयवों में से घटा लिया। अब स्तंभ में से घटाना आपको, मेन टेबल का नहीं, जो टेबल आ गई उसमें। मेन में मत घटा लेना कि 8 कम है इधर घटा ले, इसमें घटाना है। स्टेप सेकंड, इसे कहते हैं स्तंभ समान्यन। इसे हम कहते हैं स्तंभ समान्यन, या इसे कहते हैं कॉलम रिडक्शन। ठीक है, बना लो। आप वाली सुन के लिखूंगा, मेरे पास तो टेबल नहीं है। देखो पिछली, ये है ना, ये ए हो गया, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। ठीक है, ये तो क्या है, कार्य है आपके पास, और ये है आपके कार्यकर्ता। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बना ली सबने? बताओ, पहला कॉलम बताना है, क्या आएगा, 0, 9, 23 और ये 9, ऐसा ही है। दूसरा कॉलम बताओ, 14, 20, 0, 12। ठीक है, तीसरा बताओ, 9, 0, 3 और चौथा और 0। बना लिया? तो पहले हमने जो सवाल दिया था, कोई भी सवाल हो, सबसे पहले रो रिडक्शन, और उसके बाद जो टेबल आती है उसमें क्या करते हैं, कॉलम रिडक्शन। प्रत्येक पंक्ति का न्यूनतम अवयव उस पंक्ति में से घटाते हैं, और प्रत्येक स्तंभ का न्यूनतम अवयव उस स्तंभ में से घटाते हैं। कर लिया इतना का? अब उसके बाद स्टेप आती है थर्ड। स्टेप थर्ड आती है जिसे कहते हैं शून्य निर्दिष्टीकरण। शून्य निर्दिष्टीकरण या जीरो असाइनमेंट, जिसे हम कहते हैं शून्य निर्दिष्टीकरण, या क्या कहते हैं, जीरो असाइनमेंट। शून्य निर्दिष्टीकरण है जिसे हम क्या कहते हैं, जीरो असाइनमेंट। सेम टू सेम टेबल दोबारा बना लो। शून्य निर्दिष्टीकरण या जीरो असाइनमेंट। बना देता हूँ, नहीं आपका मन करेगा कि मास्टर नहीं बना रहा, ये है ना, बना देता हूँ दोबारा। ए, बी, सी और डी, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ये हो गया 0, 9। मैं करने को तो उसमें भी काम कर लेते हैं, स्टेप तो पता चलनी चाहिए कि थर्ड स्टेप में काम होगा। 14, 20, 0 और 12, ये हो गया 9, 0, 3 और 14, 3, 22, 0 और 0। बढ़ा ली टेबल दोबारा। अब करेंगे शून्य निर्दिष्टीकरण। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहूँगा। जीरो असाइन करने आपको, तो पहले जीरो होंगे पंक्ति के हिसाब से। किसके हिसाब से? रो के या पंक्ति के हिसाब से चलेंगे। पहले उन पंक्तियों में जाना है जिन पंक्तियों में कितने जीरो आते हों, 1। उन्हीं पंक्तियों में जाना जिन पंक्तियों में कितने जीरो आते हैं, 1। और उस 1 जीरो को किस में बंद करना है, बॉक्स में। बॉक्स समझ रहे हो? उस 1 जीरो किस में बंद करेंगे, बॉक्स में। अगर उस बॉक्स के ऊपर नीचे और कोई जीरो नजर आए, ऊपर नीचे मतलब ऐसे, जा तो पंक्ति में रहे थे, पंक्ति में 1 जीरो था, उसको क्या बंद कर दिया, बॉक्स में। अगर उस बॉक्स के ऊपर नीचे और कोई जीरो दिख जाए तो उसको क्या कर देते हैं, क्रॉस। अब देखो, पहली पंक्ति में चले 1 ही जीरो है,
एक ही जीरो है तो बॉक्स में कर दिया बंद। इसके ऊपर नीचे और कोई जीरो है क्या? नहीं है, तो क्या कर देते उसको? क्रॉस। आगे चलते। दूसरी पंक्ति में कितने जीरो हैं? एक। एक जीरो है तो बॉक्स में बंद कर दो। और इसके ऊपर नीचे और कोई जीरो है क्या? नहीं है, नहीं तो उसको क्या कर देते? क्रॉस। तीसरी पंक्ति में जाऊंगा क्या? दो जीरो आ रहे, तीसरी में नहीं जा रहे, किस में जाएंगे? चौथी में। चौथी में गए तो एक ही जीरो है, तो इसको तो बॉक्स में बंद कर दो, ऊपर नीचे और कोई जीरो उसकी क्या कर दो? क्रॉस लगा दो। ठीक है, ये तो हो गया पंक्ति के हिसाब से। अब चलना है आपको कॉलम के हिसाब से। कॉलम में भी वही कंडीशन है कि पहले उसी कॉलम में जाना जिसमें कितना जीरो हो? एक। और अगर उस जैसे मान लो किसी कॉलम में गए, यहाँ जीरो आ गया, अब उसके इधर उधर और कोई है अगर, तो उसके क्या करना है? क्रॉस। एक बार जिसके बॉक्स या क्रॉस लग गया वो हट गया काम से, दोबारा नहीं आएगा वो। अब कोई जीरो खाली नहीं है तो कॉलम से चलते, अब था लेकिन पहले बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ है जीरो, हाँ है भी, तो ठीक है। इस कॉलम से चले, कोई जीरो खाली नहीं है। इसमें चले, एक जीरो है तो इसको किस में बंद करना है? बॉक्स में। इसके इधर उधर कोई जीरो है तो उसको क्रॉस, पहले से क्रॉस है। तीसरे में गए, कोई खाली जीरो नहीं है, कोई खाली जीरो, कोई भी जीरो बचना नहीं चाहिए, या तो जीरो पे बॉक्स आ जाए या जीरो पे क्या आ जाए? क्रॉस। जीरो बच गया, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। अब यहाँ से असाइनमेंट हो गया आपका, यहाँ से क्या हो गया? असाइनमेंट। पहले और ए के बीच में यहाँ काम मिलेगा, दूसरे आदमी को कौन सा काम मिलेगा? तीसरा। तीसरे आदमी को कौन सा मिलेगा? दूसरा। और चौथे आदमी को कौन सा काम मिलेगा? चौथा। ये आपके पास है जो बॉक्स बने हैं। पहले आदमी को कौन सा काम मिलेगा? ए। दूसरे आदमी को कौन सा? देखो, दूसरे आदमी के आगे सी काम है तो सी मिलेगा। तीसरे आदमी बी में है तो तीसरे व्यक्ति को सी मिलेगा, नहीं वो बी मिलेगा। और चौथे व्यक्ति को कौन सा कार्य मिलेगा? डी। अब कई बार ये भी पूछ लेता है, बोले इस काम करने में कितने घंटे लगे? फिर भाई काम तो दे दिया आपने, घंटे कितने लगे? तो ये पीछे घंटे बता रखे थे इन्होंने, यहाँ से ले लो जहाँ जहाँ बॉक्स बने हैं। पहला बॉक्स कहाँ बना था? देखो पहले कॉलम पे बना है क्या? तो 8, और फिर 19 पे, और फिर 4 पे, और फिर 10। तो 8 19 4 10, तो ये 8 घंटे। पैसे होते तो पैसे कह देते। फिर कितना है? 19। ये 19 घंटे हैं, ये 4 घंटे हैं, और ये कितने घंटे हैं? 10 घंटे। तो टोटल कितने घंटे हो गए आपके पास? ये 29 हो गए और 12, तो कितने हो गए? 41 घंटे हो गए काम करने में आपके पास मिनिमम। इतने तो लगेंगे भाई, किसी को लगा लो चाहे चारों में से। ये है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पहला काम या पहले व्यक्ति को ए काम मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को सी काम मिलेगा, तीसरे व्यक्ति को बी काम मिलेगा, और चौथे व्यक्ति को डी काम मिलेगा। ये क्लियर है? वो ऑप्शन में अगला कैसे पूछ सकता है, ए बी सी वाले ये ऑप्शन भी दे सकता है, उधर घंटे वाला भी दे सकता है कि 41 घंटे 44 घंटे, इस तरीके का ऑप्शन भी दे सकता है। तो सबसे पहले सवाल में ये देख लेना कि अगर नियतन का सवाल है तो व्यक्तियों की संख्या और कार्यों की संख्या क्या होगी? बराबर। और उसके बाद आपको करना है क्या? पंक्ति समानयन, और उसके बाद स्तंभ समानयन, और उसके बाद क्या करना है? शून्य निर्दिष्टीकरण, जीरो असाइनमेंट। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर सवाल में कि तीसरी टेबल में जाके हम जीरो असाइन करेंगे और सारे जीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जीरो बच भी जाते हैं, तो फिर बच जाते हैं तो फिर 7-8 टेबल बनती हैं, तो फिर वो सवाल अपने को यूज़फुल नहीं है। अगर कोई जीरो बच जाता है तो फिर क्या खींची जाती हैं? रेखाएं खींची जाती हैं। शून्यों को ढकने के लिए क्या खींचनी पड़ेंगी? रेखा। और फिर रेखा भी इस तरीके से देखनी पड़ती है कि जहाँ जहाँ आपके पास
दो रेखा काट देती हैं वहाँ तो एक घटाया जाता है, जहाँ एक रेखा गुजरती है वहाँ जोड़ा जाता है, तो लंबी प्रोसेस है उसमें। और फिर टेबल भी 7-8 बनेंगी तो वो नहीं करेंगे अपन। सिंपल सीधा है। तो कोई पॉइंट पूछेगा या फिर इस पे बात करेगा? इसके बाद सवाल कर लिया। इसके बाद लिखो असंतुलित नियतन समस्या। आगे लिखिएगा, हेडिंग लगा लो, असंतुलित नियतन समस्या। अब बताओ असंतुलित नियतन समस्या का मतलब क्या हुआ? काम ज़्यादा हो आदमी कम हो, या आदमी ज़्यादा हो काम कम हो, तो वो क्या हो जाती है? असंतुलित। भाई बैलेंस का मतलब तो बराबर है, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक काम मिलना है, तो वो तो कौन सी होती है? संतुलित या बैलेंस प्रॉब्लम कहलाती है। अब बात किसकी कर रहे हैं? असंतुलित नियतन समस्या की। सवाल नहीं कराएगा आपसे, बाकी पता होना चाहिए। लिखिएगा इसके अंदर, यदि एक नियतन समस्या में कार्यों की संख्या, यदि एक नियतन समस्या में कार्यों की संख्या तथा व्यक्तियों की संख्या समान नहीं हो, यदि एक नियतन समस्या में कार्यों की संख्या तथा व्यक्तियों की संख्या समान या बराबर नहीं हो, तो ऐसी नियतन समस्या को असंतुलित नियतन समस्या कहते हैं। तो ऐसी नियतन समस्या को असंतुलित नियतन समस्या कहते हैं। तो ऐसी समस्या को असंतुलित नियतन समस्या कहते हैं। पता होना चाहिए पहली बात, क्योंकि इसमें सवाल पूछने की संभावना बहुत कम है। नियतन समस्या में सवाल पूछने की संभावना बहुत कम है। ये पॉइंट ही पूछता है कि कोई सा पॉइंट पूछ लेगा, सिंपल सवाल होगा। अब बोले सर असंतुलित समस्या है तो क्या करें? असंतुलित अगर समस्या है तो क्या करें? सवाल तो सोल्व करना पड़ेगा, और एक आदमी को काम भी नहीं मिलेगा। भाई एक आदमी को काम भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करें? तो इसलिए जब सवाल सोल्व करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, एक मूक कार्य जोड़ लेते हैं। अरे बात नहीं भी, मूक कार्य डमी जॉब जोड़ लेते हैं। जैसे भाई इधर 4 आदमी हैं, काम दे रखे हैं 3, अब एक डमी जॉब जोड़ लेते हैं चौथा, और जिसकी वैल्यू क्या रख लेते हैं? 0 0, और फिर सोल्व कर लेते हैं, ताकि 3 को तो काम मिले। भाई 3 को तो काम मिले और काम कर भी पाए तीनों। तो इसलिए काम, व्यक्ति हैं 4, काम है कितने? 3। अब किस आदमी को दिया जाए काम? तो इसलिए एक चौथा काम हम डमी जॉब जोड़ लेते हैं, और उसका क्या करते हैं? वैल्यू कितनी रख लेते हैं? 0 0। भाई काम है ही नहीं, तो ये तो क्या बताएंगे कि मैं 10 रुपये लूँगा, 50 लूँगा, 100 लूँगा। तो अब आगे लिखो मूक कार्य या डमी जॉब। असंतुलित समस्या तो लिख ली अपन ने, अब लिखिए मूक कार्य या डमी जॉब। मूक कार्य या डमी जॉब। इसमें लिखिएगा, यदि असंतुलित मूक कार्य या डमी जॉब, इसमें लिखिएगा यदि असंतुलित नियतन समस्या में, यदि असंतुलित नियतन समस्या में, यदि असंतुलित नियतन समस्या में, यदि असंतुलित नियतन समस्या में कार्यों की संख्या, यदि असंतुलित नियतन समस्या में कार्यों की संख्या कौमा व्यक्तियों की संख्या से, कार्यों की संख्या कौमा व्यक्तियों की संख्या से कम हो, तो कार्यों की संख्या व्यक्तियों की संख्या से कम हो तो अतिरिक्त पंक्ति या स्तंभ बनाकर, कार्यों की संख्या कम हो तो, वो व्यक्तियों की संख्या से कम हो तो अतिरिक्त पंक्ति या स्तंभ बनाकर, अतिरिक्त पंक्ति या स्तंभ बनाकर,
अतिरिक्त पंक्ति या स्तंभ बनाकर एक या एक से अधिक अतिरिक्त पंक्ति या स्तंभ बनाकर एक या एक से अधिक मूक कार्य एक या एक से अधिक, ऐसे लिखो, एक या एक से अधिक कार्य लिख लो, मूक हटा दो, एक या एक से अधिक कार्य समस्या के अनुसार आवंटित करते हैं। एक या एक से अधिक कार्य समस्या के अनुसार आवंटित करते हैं। एक या एक से अधिक कार्य समस्या के अनुसार आवंटित करते हैं, जिससे समस्या संतुलित हो जाती है। जिससे समस्या संतुलित हो जाती है। जिससे समस्या संतुलित हो जाती है और आवंटित, जिससे समस्या संतुलित हो जाती है और आवंटित यह अतिरिक्त कार्य 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 मूक कार्य कहलाता है। और आवंटित यह अतिरिक्त कार्य और आवंटित यह अतिरिक्त कार्य मूक कार्य कहलाता है। भाई किसी सवाल में दो काम कम पड़ रहे हैं तो दो लाइन बढ़ा लेंगे अपने, क्या है। अब मान लो किसी सवाल में काम इधर लिख रहे हैं तो इधर 0 0 लिख देंगे, अपने क्या जा रहा है। कार्य ऊपर लिख रहे हैं तो इधर 0 0 लिख देंगे। एक कम पड़ रहा तो एक कॉलम बढ़ा लेंगे, दो पढ़ रहे हैं तो दो बना लेंगे, तभी तो लिखा है। भाई इधर कार्य लिखे हैं तो इधर बन जाएगा 0 0। ऐसा तो कोई ठेका है नहीं अपने पास टेंडर की, कार्य ऊपर ही होगा, 0 0 इधर ही आएगा। काम इधर भी हो सकते हैं, इधर लगा देंगे 0 0। और जितनी ज़रूरत होगी तो ये भी सवाल बनता है कि कोई अगर नियतन की समस्या असंतुलित है और अगर कार्यों की संख्या कम है, व्यक्तियों की संख्या क्या है ज़्यादा, तो उसे संतुलित बनाने के लिए क्या करेंगे या क्या किया जाता है। तो उसमें क्या ऐड करते हैं, डमी जॉब। ये ऑप्शन आ जाएगा फिर आपके पास, मूक कार्य या क्या ऐड करेंगे उसमें, डमी जॉब। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा असंगत नियतन। एक शब्द और आता है असंगत नियतन। असंगत नियतन, असंगत नियतन या इसे कहते हैं अनफीजिबल असाइनमेंट। असंगत नियतन या इनफीजिबल असाइनमेंट। भाई फीजिबल तो क्या होता है, संगत होता है, तो इनफीजिबल असाइनमेंट। भाई किसी भी सवाल को हम सोल्व करते हैं और आपके पास सोल्व करते करते एक ऐसी स्थिति आपको दिख जाए कि अब तो एक आदमी को एक काम मिलना संभव नहीं है भी इस सवाल में। तो भाई सवाल सोल्व किया, 2 स्टेप 4 स्टेप, अब उसमें दिख गया आपको कि या तो एक ही काम 2 आदमियों को मिल रहा है, एक ही काम कितने आदमी मिल रहा है, 2 आदमियों को, या 2 काम किसी किसको मिल रहे हैं, एक को। तो बताओ एक एक आदमी को एक एक काम मिला क्या, नहीं। तो अगर ऐसी किसी सवाल में स्थिति बन जाए तो फिर उस सवाल को क्या कहते हैं, असंगत नियतन कहते हैं। तो लिख लो एक लाइन, नियतन समस्या को हल करते समय, नियतन समस्या को हल करते समय, नियतन समस्या को हल करते समय, नियतन समस्या को हल करते समय किसी स्टेप पर या किसी पद पर, किसी स्टेप पर या पद पर ऐसी स्थिति आ जाए कि, किसी स्टेप पर या पद पर ऐसी स्थिति आ जाए कि एक व्यक्ति को, ऐसी स्थिति आ जाए कि एक व्यक्ति को, ऐसी स्थिति आ जाए कि एक व्यक्ति को एक काम या एक कार्य, एक व्यक्ति को एक कार्य नियत किया जाना, एक व्यक्ति को एक कार्य नियत किया जाना संभव नहीं है। एक व्यक्ति को एक कार्य नियत किया जाना संभव नहीं है। एक व्यक्ति को एक कार्य नियत किया जाना संभव नहीं है। तो ऐसी नियतन समस्या को, तो ऐसी नियतन समस्या को, तो ऐसी नियतन समस्या को, तो ऐसी नियतन समस्या को
असंगत नियतन कहते हैं। तो ऐसी नियतन समस्या को असंगत नियतन कहते हैं। इसके बाद देखो, तो ये किसकी बात थी आपके पास? नियतन समस्या की। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, परिवहन समस्या। परिवहन समस्या या किसकी बात हो रही है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। देखो, जो नियतन समस्या हम पढ़ के आए हैं वो वास्तव में इसी का ही एक रूप है। बट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये होता है कि बराबर होने कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर बराबर हो जाए तो वो परिवहन समस्या क्या बन जाती है? नियतन समस्या। तो पहले इसको पढ़ सकते थे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है भाई। इसमें कितने भी हो सकते हैं, आदमी 3 भी हो सकते हैं, या मान लो ये A ट्रक है, ये B ट्रक, ये C ट्रक, ये फैक्ट्री या गोदाम है, आपके पास 10 जगह है, तो इधर 3 उधर 10 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितने इधर कितने भी हो सकते हैं, इधर कितने भी हो सकते हैं, और अगर ये बराबर हो जाए इधर और इधर, तो परिवहन समस्या क्या ले लेती है? नियतन समस्या बन जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नियतन समस्या जो है वो किसका एक रूप है? परिवहन समस्या का। तो पीछे जो नियतन समस्या में आप पॉइंट लिख के आए हो ना, उसमें 3 पॉइंट तो लिखे ही, अभी 3 परिभाषा, उसमें जगह होगी थोड़ी बहुत, है क्या? एक आध अक्षर की है क्या? निकालेंगे तो उसमें एक लाइन यहीं लिख लो ताकि याद रहे कि नियतन समस्या, नियतन समस्या अभी अभी लिखे है ना, जस्ट इस शब्द से पहले जो लिखा है उसके ऊपर लिख लो, है ना। असंगत नियतन की परिभाषा से नीचे होगी एक आधी लाइन तो, हाँ होगी, ठीक है। मैंने तो कहा था अगले पेज से लिखना, लेकिन तुम ज्ञानी हो, क्या कर सकते हैं उसका। अगले पेज किसने नहीं लिखा? अगले पेज से देखते, इसने लिखा, इसने भी लिखा, और क्या करोगे बेटा पेज बचा के? हैं? देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधा पेज बच जाएगा। जब दोबारा कभी पढ़ोगे तो 2 बात और निकल के आएंगे आपके सामने, दोबारा से लिख लेना यहीं पे। ऐसा तो है नहीं कि नोट्स एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जमा कराने हैं और आपके आने वाली 7 पीढ़ियाँ इसको पढ़ेंगी, पूरा विश्व में ये परचम फहराएंगे, है ना। तो ऐसा तो होना नहीं है। तो एक लाइन लिख लो, उसमें पीछे जाए जहाँ लिख लो मेरी तरफ से, है ना, कि नियतन समस्याएं या नियतन समस्या कोमा परिवहन समस्या का ही एक रूप है। नियतन समस्या कोमा परिवहन समस्या का ही एक रूप है। वैसे चाहे कब भी पढ़ लो, बात अलग है, इसके मेथड अलग है, उसके अलग है। देखो, इसमें 2 शब्द काम में आते हैं, अरे बात नहीं भी, है ना। देखो, इसमें 2 शब्द काम आते हैं। जैसे नियतन समस्याओं में मुख्य रूप से काम आता है व्यक्ति और कार्य। अब बीच में वो घंटे हैं, पैसे हैं, वो तो उस टेबल में लिखे रहते हैं उसके। अब इसमें 2 शब्द काम आते हैं, एक तो होता है उद्गम स्थान। 2 शब्द काम आते हैं, एक तो होता है उद्गम स्थान जिसे ओरिजिन कहते हैं, और एक होता है गंतव्य स्थान या जिसे क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन। भाई कहाँ, तो जो आपके पास कोई भी माल सामान बन रहा है तो वो एक तो कहाँ बन रहा है, वो फैक्ट्री की बात होगी। अब फैक्ट्री से बन के वो किस किस शहर में, किस किस गोदाम में रखा जाना है। भाई गोदाम में रखेंगे तभी तो दुकान पे आएगा। अब हर दुकान पे सुबह देखा है कि दुकान में ट्रक खड़ा हुआ, जितनी ज़रूरत है उतना आ जाता है, बाकी पड़ा है, ये है ना। तो अब कहाँ से बना, तो वो तो क्या कहते हैं? उसे उद्गम। चाहे उसे उत्पादन स्थान कह दें, चाहे प्रोडक्शन प्लेस कह दें, चाहे ओरिजिन कह दें, चाहे क्या कह सकते हैं उसे, उद्गम स्थान। और एक कहाँ पहुँचेगा वो, तो उसे कहते हैं डेस्टिनेशन या गंतव्य स्थान, या जहाँ उपभोक्ता या कस्टमर तक जाएगा। अब सर होगा कैसा सवाल इसमें? देखो, अब हाँ 2 शब्द हो रहे हैं इसके अंदर। एक होती है मांग, कि भाई आगे डिमांड कितनी है, और एक शब्द होता है उपलब्धता या अवेलेबिलिटी, कि उपलब्ध कितना है।
भाई कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आगे डिमांड कम है, इधर कम बन रहा है फैक्ट्री में, या कई बार ऐसा होता है फैक्ट्री में ज़्यादा बन रहा है और उधर डिमांड ही नहीं है, ट्रक में रख तो दिया, आगे कोई ले ही नहीं रहा, नहीं मैं नहीं उतरा रहा, आगे जाओ देखो और कोई, यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें भी संतुलित और असंतुलित होती हैं समस्याएं। अगर मांग और उपलब्धता दोनों बराबर चल रही हैं, भाई ट्रक में 100 यूनिट डाली है, वहाँ से 100 बनी और इधर 100 की ही डिमांड आई हुई थी, 25 इसको देनी है, 50 इसको देनी है, 20 इसको, 10 5 इसको, तब तो वो समस्या कौन सी कहलाती है? संतुलित, और तभी वो सोल्व हो पाएगी। और असंतुलित हो जाएगी फिर दिक्कत है, या तो मांग ज़्यादा है और उपलब्धता कम है, या उपलब्धता ज़्यादा है और मांग क्या है? कम है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी आपके पास? असंतुलित। ठीक है, अब परिवहन समस्या होगी कैसी, सवाल कैसा दिखेगा, तो एक बेसिक बनाओ इसका, देखें। ये तो है अपन उद्गम स्थान से, ओरिजिन से, ठीक है, उद्गम स्थान से इधर नीचे बता दूंगा कहाँ कहाँ उत्पादन हो रहा है और कहाँ कहाँ जाना है। गंतव्य, गंतव्य स्थान को, गंतव्य स्थान को कि डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। अब ओरिजिन वालों को मोस्टली कहते हैं O1 पहले, O2 कह देंगे, O3, और ऐसे मान लो कितने ओरिजिन है? M फैक्ट्री आपके पास, और जाने वाले स्थान को D1 डेस्टिनेशन फर्स्ट, डेस्टिनेशन सेकंड, डेस्टिनेशन थर्ड, और मान ली कितनी डेस्टिनेशन है? N डेस्टिनेशन। बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है, बराबर का तो इसमें कोई रोल नहीं है। अब यहाँ बीच में अलग बातें हैं, वही कि कहाँ जाएगा, कितना खर्चा आएगा, भाड़ा किराया कितना लगेगा, वो सारी बातें यहाँ हैं कि भाई यहाँ इससे कोई फैक्ट्री से कोई सामान लेके चले D1 पे पहुँचाए, वही सामान दूसरी फैक्ट्री में ही बन रहा है और वो D1 के नज़दीक पड़ती है, उधर कोई और कोई सामान छोड़ता छोड़ता आ रहा है, तो उससे मंगवाना बेहतर रहेगा, ये है ना। अब एक तो आप जयपुर खुद गाड़ी करके यहाँ से घर जाओ, एक और कोई ये छोटा सा उदाहरण ले तो एक तो टेम्पो किराए करो आप, एक किसी ने किराए कर रखा, बीच में हाथ दे दिया, आप 10 रुपये में चले गए ले, जिसने किराए कर रखा वो बेचारा 100 रुपये दे रहा है ना, वो 100 रुपये। जो जिसने पहले टेम्पो किया, ऑटो किया, वो 100 रुपये में किया, अब थोड़ी सी दूर आगे मिल गए, मेरे को वहीं जाना है, ले बैठ 10 रुपये, आप 10 दे रहे हो और वो क्या दे रहा है? 100, तो आपका तो काम हो गया ना। तो किस हिसाब से काम को करना है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ उसके अंदर कॉस्ट आ जाएंगी आपके पास कि C11, C12 जो भी है आपके पास, यहाँ आपके पास कॉस्ट आ जाएंगी CM1, CM2 और क्या हो जाएगा? CMN, यहाँ कॉस्ट आ जाएगी। अब बोले सर क्या करें, ऐसे ही थोड़ी है, यहाँ ऐसा ही थोड़ी कि जाना है खाली हाथ, लेके भी जाना है, लेके भी तो जाना पड़ेगा भाई। यहाँ ये पहली फैक्ट्री दिखाएगी कि मेरे पास 100 यूनिट बच रही है, 200 बच रही है, 300 बच रही है, तो इधर आती है उपलब्धता। क्या आती है? उपलब्धता कह दो, चाहे इसकी क्या कह सकते हो, क्षमता या कैपेसिटी या अवेलेबिलिटी। मान लो इसके पास A1 यूनिट है, A2 है, ऐसे कितने यूनिट हैं? AM। भाई इसके पास ये पहली फैक्ट्री है, ओरिजिन है, अब पहली फैक्ट्री में कितना मटेरियल है? A1, दूसरी फैक्ट्री में कितना है? A2। अब बोले फैक्ट्री में मटेरियल होने से थोड़ी मंगाने वाले हम हैं, तो हम मांग कितनी करते हैं, तो इधर क्या लिखेंगे? मांग, कि पहले D1 की मांग कितनी है, मान लो B1, D2 जगह की मांग कितनी है? B2, और ये क्या है आपके पास? कोई BN। टोटल बराबर होना चाहिए तभी संतुलित होगा। इधर जितनी मांग है उनका टोटल, और इधर इन कंपनियों में जितना माल पड़ा है या जितना उत्पादन हो रहा है उसका टोटल क्या होना चाहिए? बराबर। तो आप कहना चाहो तो ऐसा कह सकते हैं कि समेशन I इक्वल टू 1 to M, और ये हो गया AI बराबर समेशन J इक्वल टू 1 to N, और ये हो गया BJ। ये टोटल क्या होना चाहिए? बराबर। करो नोट, देखिए ऐसा सवाल होगा। अब मैं लेके निकलूंगा ट्रक और तुम हो जाओ तैयार, है ना? है क्या कह रहा है बेटा? है पता नहीं क्या कह रहा है, अच्छा पता नहीं मेरे को क्या।
पता नहीं भी इतना। क्या नाम था बेटा बेटे का, क्या नाम बताया? जीते या चीते? जीते। चलो कोई नहीं। हाँ नहीं, इस तेरा तो अलग के केस चल रहा है, मुझे पता है ना। ये इसके तो ये चल रहा है, वो होता है ना ऐसे कि क्या बोलती है पब्लिक, है ना। तो ये बोलता है बाउंड्री, छक्का, विकेट, है ना। तीन बातें चल रही हैं इसके, यही चल रहा है ना। क्या बोलती है पब्लिक, है ना। तो ये तीन बातें चल रही हैं इसके। कितना हो गया स्कोर सबको बता देता हूँ मैं। हैं हैं बस। च- चलो कोई नहीं, ये बढ़ाओ फिर अपना। इधर ट्रक चालू है ना। फिर देखो दोनों काम है, खड़े रहने का समय का भाड़ा अलग लगेगा फिर आपका, है ना। चलें क्या भाई? तो आप कौन सा काम कर रहे हो, खलासी वाला मतलब को हेल्पर वाला, है ना। चलो अब देखो, इन समस्याओं को सोल्व करने के तीन तरीके हैं। जैसे नियतन समस्याओं को सोल्व करने का एक मेथड था, कौन सी विधि थी? हंगेरियन नियतन विधि। वैसे ही परिवहन समस्याओं को हल करने के तीन तरीके हैं। और ये एग्जाम में भी सवाल पूछा गया है कि निम्न में से परिवहन समस्याओं को हल करने की विधि नहीं है। उसने चार ऑप्शन दिए थे, तीन तो ये अभी बताऊंगा वो, और एक दे दिया था और कोई नाम। तो फिर तीन तो सही थे और एक जो अलग था वो गलत हो जाएगा। तो ये नाम भी पूछ सकता है विधियों के। लिखो, परिवहन समस्याओं को हल करने के लिए तीन विधियां हैं। परिवहन समस्याओं को हल करने के लिए तीन विधियां हैं। परिवहन समस्याओं को हल करने के लिए तीन विधियां हैं। अब तीन विधियां देखो कौन कौन सी है। पहला होता है उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये होता है उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, जिसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। दूसरा होता है न्यूनतम लागत व प्रविष्टि। दूसरा मेथड होता है बेटा न्यूनतम लागत व प्रविष्टि। न्यूनतम लागत व प्रविष्टि, या फिर इसे क्या कहते हैं, न्यूनतम मैट्रिक्स विधि भी कह देते हैं। शॉर्ट में कहें तो न्यूनतम मैट्रिक्स विधि। इसे हम क्या कह सकते हैं भाई, न्यूनतम मैट्रिक्स विधि। उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, या इसे दूसरा है न्यूनतम लागत व प्रविष्टि या न्यूनतम मैट्रिक्स विधि, या इसे कहते हैं मेथड ऑफ या लोवेस्ट कॉस्ट मेथड भी कह देते हैं। और तीसरा जो आता है आपके पास, वो आता है वोगल सन्निकटन विधि। वोगल सन्निकटन विधि। वोगल सन्निकटन विधि, या इसे कहते हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, या इसका भी दूसरा नाम होता है इकाई वे लागत शास्ति विधि। इकाई वे लागत शास्ति विधि। ये तीन मेथड आपके पास, वोगल सन्निकटन विधि या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। और अगर आपसे पूछ ले इसके अंदर
कि इन तीन में से भी सबसे बढ़िया कौन सा है, भाई सबसे बेस्ट आंसर कौन सा मेथड देगा, तो वो उस स्थिति में सबसे बेस्ट कौन सा होता है, वोगल। सीखेंगे तीनों ही, लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा वो आपके पास कौन सा है, वोगल। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। यह है वोगल सन्निकटन विधि या इकाई वे लागत शास्त्री विधि। क्या होती है भाई शास्त्री? शास्त्री, ये जो सब लिखे सब छोड़ दो, एक सब देखो शास्त्री। क्या होता है शास्त्री का मतलब? बोलो। अरे भाई देखो, भारत देश इसीलिए तो महान है, तभी मेरा भी नाम घर वालों ने भारत रखा था। तो नाम भी पता नहीं होगा किस किस को, ईमानदारी से आज पता चला नाम, बाकी को सबको पता है। फिर ठीक है, फिर ठीक है ना। तो वोगल सन्निकटन विधि या इकाई लागत शास्त्री। शास्त्री का मतलब होता है पेनल्टी। अब अपन क्या आसान चुन लेते हैं, पेनल्टी तो सब जानते हो ना। हाँ पेनल्टी जानते हैं, कहाँ दिक्कत है। तो पेनल्टी हम सब जानते हैं, लेकिन शास्त्री नहीं जानते। तो वही है कि जो आसान अडोप्ट कर लेते हैं, बात की बात दोनों आनी चाहिए। अब देखो एक एक मेथड पे चलते हैं अपन। या तो उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। तो ऐसे तो कहाँ चलेंगे, पहले पूरा सेटलमेंट करते हैं, है ना, फिर चलेंगे। लिखो सवाल, लिखो बेटा, है ना, क्वेश्चन लिख लो। ये है अपने पास उद्गम स्थान, उद्गम स्थान। और दूसरा है अपने पास गंतव्य स्थान को, दूसरा है गंतव्य स्थान को, गंतव्य स्थान को, गंतव्य स्थान को, ठीक है। तो थोड़े ड्राइवर कमजोर है अपने पास, तो 3 ही ट्रक है अपने पास और तीनों में ही चलाऊंगा, ठीक है। ये है D1 D2, और ज़्यादा जगह भी नहीं जाएंगे, थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई, 4 ही जगह जाएंगे, है ना। D1 D2 D3 और D4। क्या क्या कहते हैं भी, 13 17 18, ये है 13 17 18। इसके बाद कहते हैं 11 14 18, 11 14 18। इसके बाद है 15 12 15, 15 12 और 15। यह है 40 13 और 12, 40 13 और 12। इसके बाद यह है उपलब्धता। क्या क्या उपलब्ध है? अरे बात नहीं बेटा, है ना, बात करने के लिए मैं ही बहुत हूँ। 20 60 70, 20 60 और 70। और उसके बाद बात आती है मांग या डिमांड, क्या क्या है। तो पढ़ाई लिखाई करो, आपकी मांग बढ़ जाएगी फिर। 30 30 40 50, ये है सवाल। मैं ये कह रहा, किताब बताओ सर, कौन सी किताब लाएं। तो किताब कई बार बता दी, JPS ले लो, नवकार ले लो, एक ही बात है दोनों में। राजस्थान में 2 ही किताबें पढ़ी होंगी, या तो कुछ ने JPH पढ़ी होंगी या नवकार पढ़ी होगी, गोखरू पब्लिक जो है सर की। तो एक ही बात है, दोनों एक किताबें हैं, कुछ सवाल इधर इधर हैं बस, बाकी कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। बना लिया सवाल? अब नीचे लगाओ सॉल्यूशन। पहला, पहले तरीके से करेंगे। पहला तरीका कौन सा है? उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम, उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम।
उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो सॉल्यूशन, और किसकी बात कर रहे हैं? उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। दोबारा बना लो सेम टू सेम टेबल, उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। दोबारा बना लो बेटा सेम टू सेम टेबल एज इट इज बनाओ। देखें ये तो सवाल है ना, इसको थोड़ी खराब करेंगे, फिर सवाल दिखेगा नहीं आपको। इसके अंदर कुछ करूंगा भी तो सही, ट्रक लेके निकलूंगा मैं, है ना, तो फिर ये खराब हो जाएगा, इसलिए दोबारा बना लो फिर लेके निकलेंगे उसमें। उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम पहले मेथड से सोल्व करेंगे और फिर बात करेंगे। बना ली? तो जैसा नाम है वैसा ही काम होगा इसमें। पहले टेबल बना लो, टेबल बनाने के बाद उसमें ढूंढ लो उत्तर पश्चिम कोना कौन सा है। नाम लिखा हुआ उत्तर पश्चिम कॉर्नर रूल है, तो अब इस टेबल में देखो उत्तर पश्चिम कोना कौन सा है। 13 शुरुआत से ही है, यही ऊपर उत्तर हो गया, इधर पश्चिम, यही होगा आपके पास। अब देखो ये है, ऐसे समझो ये पहला ट्रक है, ठीक है, और इसमें सामान कितना है भरा हुआ है 20। अब ये जगह जगह बांटेगा, तो यहाँ से चलेगा ये, अपनी खुद को भी ध्यान रखेगा कि मेरे पास क्या है, ठीक है ना, मतलब 20 है, और अगले को भी ध्यान रखेगा अगला ले कितना सकता है, जबरदस्ती भी नहीं दे के आएंगे। तो यहाँ से चले पहला ट्रक लेके, ये उत्तर पश्चिम कोना, उत्तर पश्चिम कोने पे इससे मिले। अब ये D1 जो गोदाम है आपकी, ये पूरी खाली और जरूरत कितने की है 30 की। इसने न तो दूसरे ट्रक वाले से कुछ लिया न तीसरे से लिया, पूरा खाली है। कितनी जरूरत है इसको 30। पहला ट्रक गया, कितने थे अपने पास 20, तो 20 दिया है, अपना ट्रक खाली, आगे बंद। पहला ट्रक लेके चले थे भाई 30 की जरूरत, अपने पास कितना था 20 दिया है, खाली, खत्म। आगे कुछ है क्या, ट्रक आगे चलाऊं या खाली घुमा लाऊं? खाली घुमा लाऊं क्या? चलो खाली लास्ट में घूम लेंगे। अब देखो क्या गांव चले, अब देखो कौन से ट्रक पे चल रहे हैं, दूसरे पे। दूसरे ट्रक वाले के पास कितना है वो अपन को ध्यान रखना है, आप ही ध्यान रखना, मैं चला रहा हूँ, है ना। और ये ध्यान रखना है किस किस को कितनी जरूरत है। अब दूसरा ट्रक शुरू किया, यहाँ मिले, तो यहाँ देखा इसको पूरे को, पहले डेस्टिनेशन में है, पहली जगह गए अपन, तो पहली जगह की डिमांड कितनी है 30, कितना आ गया 10, 20 तो आ गया, तो जरूरत कितने की 10, इसका टोटल पूरा हो गया 30। अब ये नहीं ले आगे भाई, दूसरे ट्रक वाले से इसने कितना सामान लिया 10, चले आगे, चले, चलो। अभी ट्रक में कितना है 50, इससे मिले, बोले भाई साहब आप बताओ क्या स्थिति है, तो D2 है, D2 पूरा खाली, 30 जरूरत है, 50 है तो दे दो, चिपका दो पूरा पूरा ही, पकड़ो, हो गया पूरा। अब और बच रहा है क्या ट्रक में, 20 बच रहा है, तो आगे मिल लो, आगे मिल लिया तो कितना, पूरा खाली है तीसरी जगह भी, तो कितना दें, कैपेसिटी तो कितने की है 40 की, अपने पास नहीं है इस बार, तो 20, ट्रक खाली, घुमा दूं, चलो ठीक है, छोड़ दिया। अब तीसरा ट्रक लेके चलेंगे। तीसरे ट्रक में है कितना 70 है, और इनको भी ध्यान रखना कि किसका फुल हुआ किसका नहीं हुआ, ठीक है। इसके मिले 10 20 30, फुल है ये तो जगह नहीं है। दूसरे पे गए 30 फुल है, तीसरे पे गए, तीसरे को जरूरत है 40 की, 20 तो दूसरा ट्रक वाला दे गया, और 20 इससे ले लिया, तो पूरा हो गया 40 इसका। अब ट्रक में कितना बच गया 50, और अगले को जरूरत भी कितने की है 50 की, खत्म।
अब बोले सर क्या किराया भाड़ा लगा किस हिसाब से, तो खर्चा अगर देखें, अब ये कोई रेट होगी कि भाई यहाँ कोई 13 रुपये किलोमीटर की, जैसा भी कुछ भी होगा, दी हुई वैल्यू जो लिखी हुई है। अब इन सबको गुणा कर लो, 13 × 20 प्लस जिन जिन में मिला है 17 × 10, 40 × 30, 12 × 20, 15 × 20, 12 × 50, टोटल कर लो, किराया आ जाएगा आपके पास। करो देखें टोटल किराया बताओ। तो कितना किराया लग रहा है अभी है? अरे कितना किराया लग रहा है बताओ। 1990 होना चाहिए। देखो ध्यान भाई, परिवहन लागत है ना, परिवहन लागत कैसे आएगी, जिन जिन को कुछ मिला है वहां गुणा कर लेंगे। 13 × 20 प्लस 17 × 10 प्लस 14 × 30 प्लस 12 × 20 और प्लस 15 × 20 और प्लस 12 × 50, तो कितना हुआ 1990 रुपये आपके आगे। जो भी था इसके अंदर ये बताया हुआ था सवाल के अनुसार। अब देखो टोटल एंट्री कितनी थी, गिन के बताओ एक बार। टोटल एंट्री कितनी थी? अरे टोटल वैल्यू कितनी देर की थी? 12। 4 × 3 12। और मिला कितने में? आवंटन कितने में हुआ? आवंटन कितने में हुआ? 6 में। तो एक एक साइड को m सोचो, एक साइड को n सोचो, तो m प्लस n कितने हुए? ये तो m हो गए और ये n हो गए, तो कितने हो गए? m प्लस n कितने हो गए? 7। आवंटन कितने मिला? 6 में। तो आवंटन होता है m प्लस n माइनस 1। आगे लिखवाऊंगा मैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो आवंटन कितने में हुआ? m प्लस n माइनस 1 में। भाई इधर 3 थे, इधर 4 है, टोटल एंट्री कितनी थी? 12। तो आवंटन कितने में हुआ? m प्लस n माइनस 1 में। अब लिखो सेकंड मेथड, सेकंड पॉइंट लगाओ, दूसरी विधि सीखते हैं। दूसरी विधि है ना अपने पास, तो देखो लिखो सेकंड मेथड, दूसरी विधि लिखते हैं और नाम लिख लो उसका न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि। न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि। और दोबारा से टेबल बना लो, दोबारा से सेम सवाल है ताकि पता चले आपको क्या होगा। न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि या लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। बना लो, दोबारा बना लो, फिर देखो आवंटन कर देते हैं।
बना लिया सबने? देखो ये है डेस्टिनेशन D1 D2 D3 और ये हो गया D4। ये हुआ O1 O2 और ये O3। ठीक है, ये है अवेलेबिलिटी, उपलब्ध, और ये है अपने पास मांग या डिमांड। क्या था सवाल में? 13 11 15 40, 13 11 15 और 40, फिर था 17 14 12 13, और फिर है अपने पास 18 18 15 12, 20 60 70, और ये है 30 30 40 50। वैसे टोटल बिल्कुल परफेक्ट है, 150 हो रहा दोनों तरफ से। दोनों तरफ से टोटल कितना हो रहा है? 150। अब किस विधि से करना चाहते हैं इसे? किस विधि से करना चाहते हैं भी? न्यूनतम लागत विधि से या न्यूनतम कोस्ट लागत प्रविष्टि विधि से। तो पूरी टेबल में ये अंदर लागत ही तो है उनका, भाई ये मैं इतने पैसे लूंगा, ये लूंगा, जो भी है। अब इनमें से देखने सबसे मिनिमम वैल्यू। क्या देखते हैं? सबसे मिनिमम। तो सबसे मिनिमम कौन है? 11। 11 के लिए कौन सा ट्रक लेके चलूं? पहला ट्रक लेके चलूंगा। पहला ट्रक लेके पहुंचा 11 के पास। बोल क्या बात है ना? अब इसको देखा तो इसकी चाहिए कितना? इसको 30। हमारे पास है ही कितना? 20। दिया हो, वापस आ जाओ। ठीक है, अब 11 से बड़ी एंट्री देखो। 11 से बड़ी एंट्री देखो 12। अब 12 एक जगह है, दो जगह? दो जगह। तो कोई से में चल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम आ जाए तो किसी में भी चल लो। तो कौन सा ट्रक चलाऊं? दूसरा। कौन सा ट्रक चलाऊं? दूसरा। दूसरा ट्रक लेके 12 के पास पहुंचा। मेरे पास थे कितने? 60, और ये पूरा खाली पड़ा है। कितने चाहिए इसको? 40। तो हमने इसको कितने दे दिए? 40। वापस बंद कर दो एक बार, फिर देखते हैं। अब 12 से बड़ा कौन? 13। 13 कितनी जगह है? दो जगह है 13। अब ये तो पहले ट्रक में आ रहा है। पहले ट्रक तो खाली पड़ा है पहले से, 20 दे के खाली। कुछ है क्या इसके पास? तो बताओ पहला ट्रक चला के क्या दूंगा 13 को? अरे देने के लिए क्या है बताओ? ट्रक ही खाली करके आ गए थे, पूरा लुट गया था माल अपना, है ना? तो पहला ट्रक चलाने कोई फायदा है क्या? नहीं है। कौन सा ट्रक चलाऊं? दूसरा। यहाँ बंद किया तो दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। 40 तो दे चुके, ट्रक में कितना बचा होता? 20। इधर देखो जरूरत कितने? 50। अब पूरी नहीं कर सकते भी, है जितना ही मिलेगा। ये 20 खत्म। अब 13 से बड़ी एंट्री देखो 14। 14 है क्या इसमें? है। 14 कहाँ है? सेकंड में। सेकंड में 14 के लिए कौन सा ट्रक चले? दूसरा। दूसरा ट्रक खाली पड़ा है। दूसरा ट्रक क्या पड़ा है? खाली। 40 20 60 देके आगे बंद भी करके आ गया मैं। ठीक है, अब 14 से कुछ नहीं हो रहा। इससे बड़ी एंट्री 15। 15 ये रहा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये तो ट्रक खुद खाली पड़ा है भाई। ये पहला ट्रक तो 20 था देके खाली, तो इसका तो मतलब नहीं है। इसके लिए चलेगा। इसके लिए चलेगा तो यहाँ से चले, 15 पे मिले। इसको ऊपर देखा 40 फुल है, बोले जरूरत नहीं, जाओ वापस, मेरे को नहीं चाहिए। आ तो गए तुम। 15 के बाद 16 नहीं है तो 17 पे आ जाओ। 17 है क्या? लेकिन 17 पे ट्रक खाली पड़ा है। 16 है नहीं, 17 पे गए तो ट्रक खाली पड़ा। अब किस पे? 18 पे। उससे 18 है ना, ये रहा। अब देखो यहाँ से ट्रक लेके चले 18, दोनों ये रहे। चलो तो सही, एक बार ट्रक लेके चले और इससे मिले। ये बोले भाई साहब मैं तो इंतजार कर रहा था, कोई आ ही नहीं रहा, पूरा खाली पड़ा हूँ, है ना? और हम भी ये चाह रहे थे कोई ले तो सही, हम भी पूरे 70 लिए घूम रहे हैं। तो इसको कितने दे दिए? 30। अब लास्ट ट्रक अब हिसाब से देते चलो, पूर्ति करते चलो। इसको कितने दूं? 10। 18 ये, और फिर जो बाकी बच गया वो डिमांड पूरी कर दो। कितने बच रहे हैं? 50। 40 दे दिया ना, 30 ये ले लेगा भाई, इसका खाली है तो ये खत्म। पहले 12 से देते इसको तो भी यहाँ 50 आ जाता पहले, और फिर इधर अलग से एडजस्टमेंट हो जाता। तो ये अब गुणा कर लो सबको।
कितनी एंट्री हो गई? 6 एंट्री हो गई आपके पास। गुणा करके बताओ लागत कितनी है। गुणा करके बताओ कि कितनी लागत आई इसमें। है 2000। चलो जो भी आ रहा है 2040। और अगर इसी में ये ट्रक अपन 12 के लिए इस पे चलाया था, पहले इस पे चलाया था 12 के लिए, अगर इस 12 के लिए न चला के इसके लिए चला देते तो स्थिति अलग रहती। इस 12 के लिए चला के इस चलाते तो अलग आंसर आता। भाई यहाँ पहले इसको कितना, इस ट्रक से कुछ देते ही नहीं इसको, और पूरा ही D4 को किससे देते, किससे देते, तीसरे से देते, तो फिर आंसर सेम आएगा पिछले जैसा। 1900 कितना आया था पीछे, 90। तो इसमें आएगा 1970 ही आएगा, 90 भी नहीं आएगा। कितना आएगा, 1970 ही आएगा। देखो ये स्थिति होती, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये तो हो गया सर 11 गुणा 20। इस 12 के लिए ट्रक नहीं चलाया मैंने, पहले ये वाला ट्रक चलाया, तो डायरेक्ट इसको कितना दिया, 50। तो ये हो गया 12 गुणा 50। फिर 12 के बाद 13, तो इस 13 पे इसको पूरा 50 दे दे तो ये 13 क्या रहता, खाली, क्योंकि भरा हुआ ये तो। फिर 13 के बाद 14 पे जाते, 14 के लिए सेकंड ट्रक चलता, सेकंड में किसी को कुछ मिला हुआ ही नहीं है। 14 पे कितना मिलता, 10। 20 तो मिला हुआ है, कितना मिलता, 10। 14 पे 10 मिल जाता। इसके बाद 15, 15 तो ये तो फुल है। इस 15 के लिए बात करते, इस 15 के लिए ये ट्रक चलता, तो इस 15 को कितने मिलते, देखो 30 तो मिल चुके, अरे 30 तो मिल चुके, हाँ यहाँ 50 तो मिल चुके। कितने बचे हुए ट्रक में, 20 बचे हुए अपने पास। भाई देखो पहला ट्रक चला, इसको दे दिया 11 के बाद 12, इस 12 पे न जाके अपन इस 12 पे चले गए, इस 12 को 50 दे दिया अपन ने। इसके बाद 13, 13 पे गए तो 13 पे कुछ मिलेगा नहीं। फिर किस पे गए, 14 पे, 14 पे गए तो क्या होगा, ये 14 हो गया आपके पास। 14 के लिए कितने हैं, 14 को 10 दे दिए। इसके बाद किस पे आएंगे, 15 पे। तो 15 पे इधर से देखें तो ज़रूरत कितनी है, 40 की ज़रूरत है। तो इसको कितना दे दिया, दे कितना सकते हैं, 15 गुणा कितना दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं इसे, क्यों 50 तो इसको दे गए। फिर 15 के बाद किस पे चलें, 16, 16 है नहीं, 17, 17 के लिए यहाँ सेकंड चलेंगे, तो सेकंड से कितनी वैल्यू दे चुके, 10 दी है। इसको कितनी दे दें, इसको कितनी दे दें, 30। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो कई तरीके, थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा उसमें। इन न्यूनतम प्रविष्टि वाले में जब दो वैल्यू क्या आ जाती हैं सेम, न्यूनतम प्रविष्टि वाले में जब दो वैल्यू क्या आ जाती हैं सेम, तो उस स्थिति में
थोड़ा सा अंतर आएगा। हाँ वो भी है भाई, पहले जितने मिनिमम है उन पे भी जा सकते हैं भाई, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो देखो, लिख लिया क्या आपने? कोई बात नहीं, लिख लिया तो भी भाई, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये 13, 11, 15 और 40, ये है 17, 14, 12 और 13, ये हो गया 18, 18, 15 और कितने हो गए 12, ये हो गया 20, 60, 70, और ये कहता है 30, 30, 40 और 50। ठीक है, और ये है, ये O1 है, ये O2 है, ये O3 है। पहले 11 पे चले, 11 पे पहला ट्रक चला, कितने दे दिए इसको 20। फिर 11 से बड़ा कौन 12, अब 12 के लिए ये ट्रक चलाया, 12 की कितनी डिमांड पूरी कर दी 40, एक 12 और था तो इसके लिए भी ट्रक चला लिया, इसकी डिमांड कितनी पूरी कर दी 50। ऐसा भी कर सकते हैं। फिर किसके लिए चले 13 के लिए, तो 13 के लिए चले तो 13 तो ये रहा, इसको तो कुछ मिलेगा नहीं, ट्रक खाली है, इसको ज़रूर दे सकते हैं लेकिन ये भरा हुआ है, कोई मतलब नहीं। 14, यहाँ दूसरा ट्रक चला, इस 14 को कितना दे सकते हैं 10, 15, 15 ये रहे, कुछ नहीं लेंगे ये। इसके बाद 16 है नहीं, 17, 17 के लिए ये रहा, 17 के लिए कितना दे सकता हूँ 10 दे सकता हूँ, इतना ही है ट्रक में। फिर 18, पहले 18 पे चले तो पहले 18 को ज़रूरत भी है और 18 भी है अपने पास, तो कितना हो गया 20। इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 1970 रुपये। इससे जो आंसर आएगा 1970। तो सबसे बेस्ट यही है कि जब भी वैल्यू आए तो उस वैल्यू पे एक साथ ही वैल्यू अलॉट कर दिया करो आप। जैसे 12, 12 सेम आ गए, दोनों को देख लिया करो। 13, 13 सेम आ जाए, दोनों को देख लेंगे, नहीं फिर आंसर ऊपर नीचे रहेंगे। तो एक परमानेंट कर लो इसका कि जब वैल्यू सेम आए तो 12, 12 सेम आ गए, दोनों के लिए देख लो। अब किताब में क्या थ्योरी अलग लिखता है और फिर काम अलग करता है, लेकिन एक ये फिक्स कर लो अपने पास कि भाई यहाँ दो सेम आ गए तो दोनों को हमने वैल्यू दे दी। उन्नीस 70 आ रहे होंगे ना। हाँ, तो देखो पहले मेथड से ये मेथड बढ़िया, भाई सारा सामान सब जगह बराबर पहुंच रहा है और 20 रुपये ही बच रहे हैं। बच रहे नहीं बच रहे भाई, सब जगह बराबर पहुंच रहा है, चाहे कोई सा ट्रक कितना ही पहुंचा क्या आए, लेकिन 20 रुपये की क्या है बचत है। तो पहला मेथड इससे बढ़िया है। वो पहला क्या, दूसरा मेथड बढ़िया है पहले की तुलना में। पहले में 1990 रुपये लग रहे थे और इसमें लग रहे हैं 1970 रुपये। और वैल्यू जब सेम आ जाए तो ऐसे कर लिया करो, फिर इससे बेस्ट रहेगा आंसर। कर लिया क्या नोट सबने? नोट कर लिया? वो तीसरा मेथड की हेडिंग लगा लो, दोबारा टेबल बना लो। तीसरा मेथड भी तो है अपने पास, वोगल सन्निकटन विधि। तो तीसरे मेथड की टेबल बना लो और हेडिंग लगा लो पॉइंट थर्ड लगा के। इसी सवाल को किससे करेंगे, तीसरे मेथड से।
बना लिया तीसरा। देखो थर्ड मेथड है अपने पास वोगल सन्निकटन विधि। वोगल सन्निकटन विधि या वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। यह आपके पास D1, D2, D3 और D4। ये हो गया O1, O2 और O3। ये आपके पास 20, 60, 70, 20, 60 और कितना 70, और ये है 30, 30, 40, 50, 30, 30, 40, 50। अब देखो सबसे पहला काम क्या निकालते हैं इसके अंदर, पेनल्टी या शास्ति ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, शास्ति या पेनल्टी। तो हर एक रो या पंक्ति की भी शास्ति चेक करूंगा और हर एक कॉलम की भी क्या चेक करूंगा, शास्ति। तो जो टेबल बनाई है उसके आगे यहाँ लिख लो शास्ति एक कॉलम इधर, और शास्ति एक इधर भी देखेंगे तो इधर भी क्या आएगी, शास्ति या पेनल्टी। शास्ति या पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी ज्ञात कैसे होगी, जैसे मान लो पंक्ति की ज्ञात करनी है, रो की, तो रो में सबसे छोटी वैल्यू और उससे जस्ट बड़ी वैल्यू दोनों का अंतर। बताओ पहली रो की पेनल्टी कितनी, 11 और 13 है। सबसे छोटी 11, उससे बड़ी कितनी 13, दोनों का अंतर। तो पेनल्टी कितने आ गई, 2। पेनल्टी को किस में लिखते हैं, कोष्टक छोटे में लिखते हैं। वैसे यहाँ देखो दूसरी पंक्ति की अगर पेनल्टी की बात करूं तो 12 और उससे जस्ट बड़ा कौन, 13। कैसे 14 दिखता है बेटा तुमको, है 12 के बाद, तो कितनी पेनल्टी आ गई, 1। उसके बाद तीसरी रो में गए तो 12 और उसके बाद कितना, 15, तो पेनल्टी कितनी हो गई, 3। ये तो पेनल्टी किसके हिसाब से चले, रो के हिसाब से। अब पेनल्टी किसकी देखेंगे, कॉलम की। कॉलम की पेनल्टी देखो यहाँ 13 और 17, तो पेनल्टी कितनी आई, 4। और तो कोई है नहीं छोटा। सबसे छोटा 11 और उससे बड़ा 14, तो पेनल्टी कितनी आ गई, 3। सबसे छोटा 12, उससे बड़ा 15, तो पेनल्टी कितनी, 3। 12 और 13, तो पेनल्टी कितनी आ गई, 1। करो देखिए पेनल्टी। कई टेबल बनेंगे इसमें अभी, है ना, बनाओ। एक टेबल में नहीं होगा ये, वैसे तो एक में भी कर दे, लेकिन टुकड़ों में समझने के लिए 2-3 टुकड़ों में करेंगे। आ गई पेनल्टी। अब उस कॉलम या उस रो को पकड़ो जिसकी पेनल्टी सबसे ज्यादा हो। बराबर है तो किसी को भी ले सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। भाई मान लो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी सर 4 ही होती, तो किसी में भी जा सकते हैं। अब सबसे अधिकतम पेनल्टी वाला इसको पकड़ो, पकड़ लिया इसमें। अब इसमें जाके देखना क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू देखनी है। जाके क्या देखनी है, सबसे मिनिमम। पेनल्टी कौन सी में जाना है, सबसे अधिकतम वाली में। अधिकतम पेनल्टी के अंदर जाने के बाद ये जो वैल्यू है इसकी, इनमें क्या देखना है, सबसे मिनिमम। सबसे मिनिमम के इधर देखते हैं कि कौन सा ट्रक इसके लिए चलेगा। तो इसके अंदर गए, सबसे मिनिमम कितना, 13। 13 के लिए कौन सा ट्रक चलना चाहिए, पहला। पहला ट्रक हम लेके चले और
ट्रक को भी देखा, इसको भी देखा, और कितना दे पाए? 20 है ही 20, 30 कहाँ दे दूंगा भाई। पहले ट्रक में कितना था? 20। ट्रक ही खाली हो गए तो कह रहा 30 दे दो, लेकिन है नहीं अपने पास, ये है ना। हो गया काम। अगर कोई ट्रक खाली हो जाए या कोई गोदाम भर जाए तो उसको छोड़ दो, फिर आगे क्यों, कोई काम तो आना नहीं है। अब ये ट्रक कोई काम आएगा कि बताओ इनके? अरे इनके कोई काम आएगा क्या? नहीं आ रहा काम। तो जब ये ट्रक ही खाली हो गया तो ये किसी को कुछ दे ही नहीं पाएगा, तो ये पहली लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। तो इसको छोड़ दो, अगली टेबल बढ़ाते हैं। ये नोट कर लो यहाँ तक। अब देखो दूसरी टेबल पे बात करते हैं। तो दूसरी टेबल में अपने पास है क्या? इसको तो छोड़ देंगे, कोई काम तो है नहीं इसका। इन दो को लिख लेते हैं, 17, 14, 12 और कितना? 13। ठीक है। और ये है सर 18, 18, 15 और 12। इधर ये O2 O3 रह गए आपके पास। इधर वैसे देखा जाए तो डिमांड कितनी बच रही है? 10 ही बच रही है भाई। इसकी डिमांड 30 थी, 20 तो ले चुका है, वो पूरा हो गया। बच कितनी रही है? 10। या तो इसको दे दें या इसको दे दें, 10 मिल जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। बाकी में कोई फर्क पड़ा नहीं। 30, 40 और 50। ठीक है, 30, 40, 50। ठीक है। और इधर पूरा है 60 और 70। अब दोबारा से पेनल्टी याद करो, दोबारा से पेनल्टी याद करो इस नई टेबल की। बताओ, पहले रो की याद कर लो, फिर कॉलम की याद करके दोबारा से पेनल्टी याद करनी पड़ेगी। अब दोबारा से पेनल्टी याद करो। देखो पहले की पेनल्टी रो की कितनी आएगी बेटा? यहाँ पेनल्टी लिख देता हूँ मैं। पेनल्टी पेनल्टी आ गई 1। इसकी, अरे इसकी दूसरे की 3। 15 और 12 में 3 का अंतर होता है। ठीक है। फिर इधर से देखें कॉलम की, तो कॉलम में पहले की पेनल्टी तो कितनी आएगी? 1। फिर कितनी आएगी? 4। फिर 3 और फिर कितनी आएगी? 1। ये पेनल्टी आएगी। नई पेनल्टी आ गई अपने पास। अब क्या करेंगे हम? वही काम, सबसे बड़ी पेनल्टी वाले में जाओ और उसके अंदर कौन सी वैल्यू देखते हैं? सबसे छोटी। न्यूनतम भी देखो, नाम पीछे लिख के आया था ना इसका, न्यूनतम शब्द भी आता है इसमें। तो सबसे बड़ी पेनल्टी कहाँ मिली बेटा? 4 यहाँ। तो इसमें जाएंगे और इसमें जाके सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे 14। इसके लिए देखेंगे कौन सा ट्रक चलना चाहिए? दूसरा ट्रक लेके निकले और यहाँ जाके रुके। ज़रूरत है इसको 30 की, हमारे पास 60 है, तो कितना दे दें इसको? अरे इसको कितना दे दें? 30। इसको कितना दे दें? 30। करो देखे नोट। दे दिया 30। अब देखो बना लिया सबने। अब देखो 30 देने के बाद में ज़्यादा कुछ बच रहे नहीं आपके पास, ज़्यादा कुछ बच ही नहीं रहा अपने पास। क्या करें बताओ? अब तो वही मेथड अपना लेंगे वापस से। भाई इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे। ये तो फुल हो गया वैसे, इसको हटा भी देंगे। तो अगर फिर पेनल्टी ज्ञात करोगे तो बताओ पेनल्टी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नई टेबल बना दूंगा मैं, तो इसको हटा लूंगा एक को। भाई ये तो फुल हो गया ना आपका, ये कॉलम तो इसको हटा लेंगे, टेबल बना लेंगे। लेकिन नई टेबल तब बनाओ ना जब फायदा हो। मान लो इसको हटा भी दिया तो भी पेनल्टी कितनी रहनी है? 1।
और इधर देखो तो पेनल्टी कितनी रहनी है 3, इधर देखो तो पेनल्टी 1 रहनी है, ये हट गया, इधर देखो तो पेनल्टी 3, इधर देखो तो कितनी 1 ही रहनी है पेनल्टी। तो भाई पेनल्टी जो पहले थी वो की वही है सारी। तो अब क्या करते हैं लास्ट में वही न्यूनतम वाला मेथड अपना लेते हैं। न्यूनतम वाला मेथड ये कहता है कि सर 12 न्यूनतम है आपके पास, अब पूरे में न्यूनतम कौन है 12, भाई पेनल्टी तो बदल नहीं रही अब, तो न्यूनतम कौन है 12, ये तो इसको मिल गया पेनल्टी के हिसाब से, इसमें भी पेनल्टी चले थे और इसमें भी। अब इसमें से इस टेबल को बनाया तो पेनल्टी बदली है, पेनल्टी बदली, पेनल्टी वो की वो नहीं रही। पहले यहाँ पेनल्टी 4 थी, अब कितनी आई 1, पहले यहाँ पेनल्टी 3 थी, अब कितनी हो गई 4, तो पेनल्टी बदली आपके पास, अब बदल नहीं रही। तो अब क्या करते हैं न्यूनतम वाला मेथड अपना लेते हैं कि छोटा देखो, सबसे छोटा कौन 12, ये ट्रक चालू था ही अपने पास, 30 दे चुके थे, 30 बचा हुआ था और ये लेने को 40 ले सकता है, लेकिन है कितना 30, तो 30 इसको हमने दे दिया, ठीक है ट्रक खाली हो गया। अब बोले सर एक न्यूनतम और है 12, तो इसके लिए भी ट्रक चला दो, इसके लिए ट्रक चलाया तो ये कितना है 70 लेके गए थे, 50 ले सकता, 50 इसको दे दिया। इसके बाद इससे बड़ा कौन है 12 से बड़ा कौन 13, लेकिन 13 में देने लेने के लिए कुछ है ही नहीं अपने पास, ना तो देने के लिए ना 13 ले सकता है क्योंकि पूरा 50 फुल है। 13 के बाद में 14, 14 भी कोटा पूरा है, 15, 15 में है जरूरत 10 की जरूरत है, तो 15 को कितने दे दूं 10 है भी ट्रक में, फिर बाकी कितना है 16, 17, 17 कुछ लेगा नहीं, 18, तो 18 के लिए चले तो देखो ये तो 18 कुछ लेगा नहीं, ये इस 18 को कितनी जरूरत है 10 की, तो हो गए कंप्लीट हो गए। ये आवंटन यहाँ से देख लो और एक आवंटन पहले कर चुके थे, सबको गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगी लागत परिवहन खर्च आ जाएगा, कितना परिवहन पे खर्चा आया है बताओ गुणा करके। भाई एक एंट्री तो ऊपर है, एक एंट्री यहाँ है, बाकी 5 एंट्री यहाँ आपके पास, एक ट्रक पहले भी तो चला चुके थे हैं? तो क्यों वो ट्रक नहीं है क्या, चला था बेचारा खाली तक हो गया बता, भाई खाली भी हो ही गया था, पहला ट्रक खाली भी हो गया चला भी, इसको भी लेना, एक एंट्री यहाँ हुई थी और बाकी यहाँ हो गई। ये तो चलो टेबल में पेनल्टी बदली नहीं, टेबल छोटी थी, पेनल्टी बदलती तो एक एंट्री होती इसमें भी, फिर अगली टेबल बनाते, दोबारा पेनल्टी फाइंड आउट करते। हाँ 1970 ही आएगा इसका आंसर। लागत अगर आप देखोगे परिवहन खर्च तो गुणा कर लो सबको, परिवहन खर्च कितना आएगा इस पे, तो देखो ऊपर तो एंट्री थी बेटा 13 गुणा 20 प्लस 14 गुणा 30 और प्लस 12 गुणा 30 प्लस 18 गुणा 10 और प्लस 15 गुणा 10 और प्लस 12 गुणा 50, तो टोटल कॉस्ट आएगी 1970। तो पहले मेथड में आए थे 1990 रुपये, दूसरे मेथड में आए थे आपके पास 1970 और तीसरे से भी कितने आ गए 1970। और वैसे अगर तुलनात्मक रूप से पूछा जाए, ये तो चलो संयोगवश है कि दूसरे मेथड और तीसरे में वैल्यू क्या आई है बराबर, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां होंगी जिनमें वोगल से अगर सवाल को करेंगे तो तीसरे में और भी वैल्यू क्या आएगी कम, चाहे 10, 20, 50 जो भी कम हो, लेकिन वोगल से वैल्यू और भी कम आएगी। इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ देखा जाए तो वो कौन सा मेथड है वोगल। भाई इसमें एक स्टेप किया फिर दोबारा कुछ बचा दोबारा लेके चले, तो बार बार चल रहे हैं ना इसमें, भाई पहली टेबल बनी फिर दूसरी, ये तो चलो पेनल्टी बराबर है यहीं अलॉट कर दिया, फिर तीसरी बनती, तो इसलिए हैं आज बहुत है। अब चलो कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट और हैं, सवाल तो सीख लिया। हाँ है, अरे बात नहीं, क्या कह रहा है बेटा, हाँ हाँ
हाँ, D2 गायब हो जाएगा। D2 का क्या दिखलेंगे, गायब होने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा अपने कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई D2 गायब भी कर दें तो कोई फर्क ही नहीं है, पेनल्टी वो की वही रह रही है, पेनल्टी सेम ही रह रही है, पेनल्टी कहाँ बदल रही है। भाई D2 आप चाहो तो D2 को हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। भाई हटा देंगे तो फिर क्या होगा, भाई जैसे इस टेबल में एक एंट्री मिली, दूसरी में ये मिल जाएगी, तीसरी लिख दो। भाई इसमें तो कुछ मिलना तो है नहीं इस टेबल में, तो तीसरी लिख देंगे, क्या दिक्कत है। फिर अगर फिर देखना चाहो कि पेनल्टी सर कहाँ है, तो पेनल्टी फिर 3 आएगी, तो 3 से मिनिमम देखें तो वो 12 के लिए ट्रक चलेगा वापस से, चाहे कैसे ही देख लो। भाई 3 देखेंगे तो 3 के लिए ट्रक 12:50 पे ही चलेगा ट्रक, तो ऐसा कोई नहीं है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ से सवाल भी आते हैं एग्जाम में, तो वो अपन अगली क्लास में लिख लेंगे, ठीक है।